हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम आपको इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो शुरू करा रहे हैं। इस वाली वीडियो में हम आपको 4 टॉपिक कवर कराने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है, निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं और निम्न उत्पादकता को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो अगर आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी, और यूट्यूब के माध्यम से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं कृषि क्षेत्र का महत्व, कृषि क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी की वीडियो को। तो बात करें दोस्तों कृषि क्षेत्र के महत्व की, तो मैं आपको सबसे पहले विशेषताओं की, कृषि क्षेत्र की विशेषताओं की, तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसी की जो विशेषता है उसके बारे में अगर हम पहली बात करें तो ये सिंचाई की, एक तरीके से कह सकते हो कि वर्तमान में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है वो सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। अभी भी अगर हम वर्तमान में बात करें तो केवल 44% क्षेत्र ऐसा है जो संचित है। इसका मतलब 44% भारत में कृषि भूमि के पास ही सिंचाई के साधन हैं, जैसे नलकूप हुआ, जल या नहरें हुई, कुएं हुए, और बहुत बड़े क्षेत्र को बिना एग्रीकल्चर के, बिना आप कह सकते हो एक तरीके से बिना सिंचाई के पर्याप्त साधनों के रहना पड़ता है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता भी कम हो गई और उत्पादन भी कम हो गया। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हो गई कृषि उत्पादन में। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि वर्तमान में भी भारत में केवल 44% क्षेत्र संचित क्षेत्र है, 56% मानसून पर निर्भर है, जिसकी वजह से किसानों की आय में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसानों की दयनीय स्थिति है। इस सब का कारण मूल रूप से अगर आप देखोगे तो मानसून पर कृषि की निर्भरता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जब सूखा पड़ता है तो उससे किसी उत्पादन में बहुत ज़्यादा ह्रास होता है, और क्योंकि किसानों ने बहुत बड़ी मात्रा में लोन लिया होता है तो डेफिनेटली उस लोन की भरपाई वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति में और खराबी होती चली जाएगी। इसके अलावा दूसरा, भारत में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। देखिए, 2 तरीके की फसलें होती है, खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न। गैर खाद्यान्न जैसे कपास हुआ, कपास से कपड़ा बनता है। खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, दालें, ये सब खाद्यान्न वस्तुएं। तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो धान, गेहूं और मोटा अनाज, इन सब का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यानी कि कुल कृषि उत्पादन में भी इसका योगदान 64.8% है। जबकि अधिक आय जो मिलती है वो मिलती है गैर खाद्यान्न फसलों से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि भारतीय में अधिकतर जो फसलें पैदा होती हैं वो खाद्यान्न फसलें पैदा होती हैं। 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 329.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसमें धान 135 मिलियन टन था और गेहूं जो है वो 113 मिलियन टन था। तो दोस्तों, आपको ये बात भी याद रखनी है कि भारत में सिंचाई की कमी के साथ साथ खाद्यान्न के ऊपर भारत में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, देखिए कुल अगर हम जनसंख्या की बात करें तो देश की कुल श्रमिक आबादी का 58.2% अभी भी कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, यानी कि कृषि क्षेत्र अभी भी भारत में रोजगार प्रोवाइड कराने का एक प्रमुख साधन है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग अगर कृषि में कार्यरत करेगा तो यह देश के पिछड़ेपन का संकेत करता है, क्योंकि जैसे जैसे एक देश विकास की गति को प्राप्त करता है, जनसंख्या कृषि क्षेत्र को छोड़कर औद्योगिक या सेवा क्षेत्र में चली जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 58.2% का कृषि क्षेत्र में कार्यरत होना इस बात की ओर संकेत करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा कृषि जोत का छोटा आकार, भारत में औसत जोत का आकार 1.06 हेक्टेयर है। देखिए, औसत जोत का क्या मतलब है, आप जानते होंगे, जैसे एक मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है, तो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की वजह से इस जोत का आकार लगातार बढ़ता चला गया। अब मान लीजिए ये, तो प्रति जोत जो है वो हमारे पास है 1.01 हेक्टेयर। इसकी वजह से नुकसान दोस्तों ये हो रहा है कि आप जिन तकनीक का प्रयोग कर सकते हो, जिन मशीनों का प्रयोग कर सकते हो, जिन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हो, छोटी भूमि होने की वजह से आपको
इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने की बचतों का लाभ नहीं होता। यानी कि अगर आप 1 हेक्टेयर को भी जोतो और आपको 100 हेक्टेयर भी जोतना है तो आपको 1 ट्रैक्टर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो काम आप बड़ी मात्रा में आप करते तो आपको लाभ होता, कॉस्ट कम आती। ये भी एक नुकसान है, यानी कि जोतों का छोटा आकार होने की वजह से कृषि में जितनी लाभप्रदता होनी चाहिए उतनी लाभप्रदता देखने को नहीं मिलती है। प्रति व्यक्ति भूमि की जो उपलब्धता है वो 0.10 हेक्टेयर है, जो कि भूमि बंटवारे और बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, भूमि का बंटवारा बढ़ा है, लोगों के बीच भूमि बटी है, जिसकी वजह से जोतों का आकार निरंतर छोटा होता चला गया। और इस निरंतर छोटे आकार होने की वजह से नुकसान दोस्तों ये हुआ है, अब फसल में उतनी उत्पादकता, उतनी लाभप्रदता नहीं बची हुई है। इसके अलावा दोस्तों फसलों की निम्न उत्पादकता, देखिए भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता चीन, ब्राजील, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में काफी कम है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। चावल उत्पादन में भारत का जो औसत है वो 2.6 टन हेक्टेयर है, जबकि चीन में इतनी ही जमीन पर 4.8 टन हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो दोस्तों इससे हमें यह सब पता चलता है कि भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता काफी कम है। इसी वीडियो में हम आपको आगे कंटिन्यू कराएंगे कि आखिरकार भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में इस उत्पादकता को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हम कवर कर रहे हैं वो है रूढ़िवादी तकनीक का उपयोग। इसका मतलब ये दोस्तों ये हुआ कि भारत में अभी भी जिस तकनीक का प्रयोग होता है वो परंपरावादी है। परंपरावादी तकनीक का मतलब है कि खेतों को हल से जोतना। परंपरावादी तकनीक का मतलब है बीजों का सही उपयोग न करना। परंपरावादी तकनीक का मतलब है कि आप अभी भी ऐसे उपकरणों का प्रयोग कर रहे हो जो पुरातनवादी हैं। इसकी वजह से कृषि क्षेत्र की उत्पादकता काफी कम है और इसका प्रयोग करना किसानों की मजबूरी है, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन होता नहीं है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र लाभकारी नहीं रहा। जब कृषि क्षेत्र लाभकारी नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी दोस्तों कि बचत की क्षमता कम होगी, यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा कैसे। यानी कि क्योंकि कृषि का उत्पादन कम है इसलिए आय कम है, आय कम है इसलिए बचत कम है, बचत कम है इसलिए निवेश कम है, और निवेश कम है इसलिए उत्पादन कम है। तो एक तरीके का कुचक्र जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में एक बहुत व्यापक समस्या है। मौसमी बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें श्रमिक को किसी एक विशेष मौसम में तो काम मिलता है लेकिन बाकी के महीने उसको बेरोजगार रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति जब श्रमिक को बहुत बड़े महीने बेरोजगार रहना पड़ेगा तो एक तरीके से श्रम शक्ति का ह्रास हुआ, और श्रम शक्ति का ह्रास होना ना तो देश के लिए अच्छा है ना देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है। तो भारत में कृषि क्षेत्र में अभी भी केवल और केवल 150 से 180 दिन का काम कामगारों को मिलता है, बाकी के बहुत लंबे समय उनको बेरोजगार रहना पड़ता है। इस बेरोजगारी की वजह से देश की जनसंख्या का भी नुकसान होता है और देश की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान होता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी हमने आपको पॉइंट समझाए हैं उसकी कुछ समरी है। जैसे जीडीपी में योगदान की बात करें तो 18% कृषि क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में, जबकि कृषि पर निर्भर आबादी जो है वो 58.2% है। कुल खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है 325 मिलियन टन, जिसमें से प्रमुख फसलें हैं हमारे पास में धान, चावल और गेहूं। इसके अलावा औसत जोतों का आकार है 1.06 हेक्टेयर और उर्वरक की खपत जो है वो है 167 किलोग्राम हेक्टेयर। इसके अलावा संचित क्षेत्र है दोस्तों 44%। इस तरीके से दोस्तों आपने कृषि क्षेत्र की विभिन्न विशेषताओं के बारे में समझा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।